माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि ध्यान आकृष्ट करेंगे। टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित होने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि अंतिम रूप से उनके पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां राज्य सरकार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण करने पर विचार करने का दावा कर रही है, वहीं विरोधाभासी रूप से टीआरई 3 में चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से इतर मनमाने ढंग से जिला आवंटित किया जा रहा है। विशेषकर महिला नियोजित शिक्षिकाएं जो नियोजित शिक्षक के पद पर वर्तमान में अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, उन्हें विद्यालय अध्यापक पदों पर उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किए जाने से उनके बीच गहरा क्षोभ और असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। महोदय, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, बड़ा ही खुशनुमा माहौल में सदन भी चल रहा था। इसी बीच सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। उसी बीच में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया। बोलने के क्रम में जाने अनजाने में उनके मुंह से इनके हस्बैंड इस तरह का एक शब्द का प्रयोग हुआ। महोदय, हमारा आग्रह है कि अगर वो प्रोसीडिंग में आया हो तो कृपया उसको निकलवा दिया जाए। वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सब लोग जानते हैं वैसे नेता का नाम जो पूरा देश जानता है, जो समझ लीजिए कि आज तो क्या कहेंगे, क्या गलत कुछ बोल दिए महोदय? कुछ गलत बोल दिए? नहीं, इसका हस्बैंड ये सब किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सब लोग जानता है। तो सम्मान ही हुआ, इसका नहीं महोदय, हमारा आग्रह है महोदय, हमारा आग्रह है, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है। ये रोज होता है, शब्द है वहाँ पर भी होता है कि आपके पिताजी की बात करते हैं, इसलिए कोई अपमान महोदय, आपके हस्बैंड की आवश्यकता नहीं। आपके हस्बैंड कोई वैसा नाम होता महोदय, मेरा आग्रह है, संजय कुमार, मेरा आग्रह है महोदय। हो तो गया कि अभी निकालने के लायक नहीं किया गया है। और जिस नियमावली के आलोक में कोर्ट को निलंबन किया गया है, विभाग खुद ही उस नियमावली को त्रुटिपूर्ण मानती है। उन विद्यालयों के भूमि को भी सरकार राज्यपाल महोदय के नाम से पंजीकृत करा चुकी है। अब और वो बहुत पहले के समय में काफी बुद्धिजीवी लोग जो थे, स्कूल बनाना चाहते थे अपने क्षेत्रों में, वो अपना जमीन राज्यपाल के नाम से जमीन का रजिस्ट्री करवा चुके थे। फिर उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास नहीं अभी विद्यालय बचा है कोर्ट निलंबन के कारण, और न ही पठन पाठन काम। और साथ ही उन विद्यालयों में वर्ग 9 में नामांकित बच्चों का पंजीयन भी विभाग द्वारा नहीं कराया गया, जिससे नामांकित छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर है। मैं सदन से चाहता हूं कि जितने भी विद्यालय का कोर्ट निलंबित किया गया है, उसके आधारभूत संरचना का सरकार पुनः जांच कर ले, और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं करे। अभी जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। नियमानुकूल आधारभूत संरचना से जो भी विद्यालय आच्छादित है, उनके कोड उनका जो विद्यालय का कोड है पुनः बहाल किया जाए, ताकि उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मी जो है जीविकोपार्जन का जरिया मिल सके। इन विद्यालयों में मेरा महोदय कहना है कि जो भी वहाँ शिक्षक, कई जगह बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच जो 7 साल से अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, कई सरकारी स्कूलों में भी है, कई इन विद्यालयों में भी है, कई जगह हमारे अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और उन अतिथि शिक्षकों को काम किया। हमारा ये कहना है कि उन अतिथि शिक्षकों पर विचार करना चाहिए जो गंभीर परिस्थिति में, जब हमारे पास शिक्षक साइंस के नहीं थे, मैथमेटिक्स के नहीं थे, अंग्रेजी के नहीं थे, हमारे पास केमिस्ट्री के नहीं थे, तो वैसे समय में वो सारे अतिथि शिक्षक कहीं न कहीं हम लोग का काम चलाए, और वैसे समय में अतिथि शिक्षक हम लोग को इन विद्यालयों में भी समय दिए, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से हम कोई स्पष्ट वक्तव्य मांगना चाहते हैं कि उनका क्या होगा। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, कई जगह हमारे पास बिल्डिंग की कमी है, और इन स्कूलों में कई जगह बिल्डिंग काफी बड़े हैं, कई एकड़ में बिल्डिंग फैले हुए हैं। तो उसका और जब सरकार के नाम से वो बिल्डिंग पहले से हमारे पास हो चुका है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास अच्छा माहौल भी है, और अच्छा हम चाहते भी हैं कि शिक्षा में डेवलपमेंट हो, तो उसका उपयोग करें और उनका कोर्ट निलंबन जो है वापस करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इससे संबंधित संशोधन जो प्रस्ताव है वो आपके स्तर तक पहुंच गया है, और आप ही के इनिशिएटिव से आपने ईमानदाराना प्रयास किया, कमेटी बनवाया, तो वो पहुंच चुका है। तो कोर्ट निलंबन वापसी के आदेश को, बस यही माननीय सदस्य का सवाल है। जैसे ही कोर्ट निलंबन वापसी होगा,
वो सारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है महोदय। इनको बोलने लिए चुनाव है। अगर कोर्ट वापस नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो बिहार के हजारों हजार छात्रों का भविष्य बर्बाद। कोर्ट वापस करके तो जब कोर्ट की लंबी हुआ है, तो एक बार इन्होंने करके सभी नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद बंद कर दिया। तो आज की आधार चाहते क्या हम बोलिए ना। कोर्ट वापस करें और सारे बच्चों का जो बच्चे का मतलब माननीय मंत्री जी, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हम लोग चाहते हैं किसी भी सब प्रकार लोग से बोलिएगा तो फिर छात्रों का समय भविष्य नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री जी, महोदय, इसमें जो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो इसमें जांच की थी, उसमें एक हाई कोर्ट का भी आदेश था। पहले तो आदेश निकला था विभागीय कि उसमें क्या क्या हरताएं होंगी, कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था कि इसके जांच के संबंध में, तो उस जांच के संबंध में जो अधिकांश जो विद्यालय जहां पर जांच की गई, जो हरताएं पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वो सस्पेंड हुआ वहां का कोर्ट। इसके बाद कई विद्यालयों ने अपनी हरताएं पूरी की, करीब 15, यहाँ तक हमें स्मरण है 13 का हो गया, 2 का शेष है, तो उसको हम लोगों ने पुनः बहाल कर दिया है। हमने जरूर माननीय सदस्यों को कहा था कि इस पर हम लोग एक मानवीय विचार रखेंगे और उस पर एक कमेटी हमने बनाई है। तो कमेटी की जो अनुशंसा होगा कि 2 चीजें हैं, एक हाई कोर्ट का भी आदेश है और जब कोई विद्यालय खुलता है तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वहां पर कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम उसकी पुनः समीक्षा कर लेंगे, लेकिन जो होने लायक रहेंगे अधिकांश हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी कोड की पुनः बहाली कर दें। जो बिल्कुल होने लायक नहीं है तो उसको करना मुश्किल होगा, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में न पड़े। 1 मिनट हमें कंप्लीट करने दीजिए। तो हम लोग उसको टैगिंग वगैरह की भी कोशिश करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम लोग एक उदार नीति से ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पास प्रस्ताव आया है इसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन आपको सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं किसी विभाग का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को कोड निलंबित करके हमेशा के लिए रखा जाए। हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे, हाउस को ऑर्डर में आप सुनिए ना भाई, आप मेरी बात 3 सुनिए। आदमी खड़े हो गए, यही भाई। सभा केवल उर्मिला जी बोल रहे हैं, आप लोग की बात नहीं आई। सभापति महोदय, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है, आप ये समझिए कि 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी, 2024-23 में साक्षरता 76% है। आपने बोला तो दूसरे को भी आप जवाब देने का मौका दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आपका भी जवाब हम देंगे, सुनिए। 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी और जब पुनः सर्वे कराया गया 2023 में तो वो 74% थी। दूसरे कि जो बजट का आकार था 2005 में वो करीब 1500 करोड़ था और आज आपने देखा होगा पिछले साल भी 50,000 करोड़ से ज्यादा था, इस साल भी 60,000 करोड़ से ज्यादा है।
और आपको एक बात और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, कि जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, ये सारी मिड डे मील योजना इससे लागू हुए तो पूरे बिहार का परिदृश्य, मेरी बात सुनिए, पूरे बिहार का परिदृश्य बदल गया। आप जिस तरीके से लड़कियां, महिलाएं जाती हैं कॉलेजों में, आप देख लें कि किस तरीके से उन्हें उत्थान योजना इत्यादि के। दूसरी बात है कि आप सुनिए तब बोलिएगा ना, आप सुन नहीं रहे। ये जो +2 हर एक पंचायत में लाया गया, उसका यही मकसद था। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अभी लोग ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और 144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक दरभंगा का विषय है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप सदस्य हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी आएगा, तो उसको धैर्य पूर्वक अगर सुनेंगी तो सदन का जवाब सुनना नहीं चाहते आप। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप बैठिए। नहीं हो रहा है महोदय। जो शिक्षक नियोजित थे, सरकारी सेवा में आए तो सेम अकाउंट कंटिन्यू नहीं किया विभाग ने। जब अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस जाना है, और ये हजारों करोड़ रुपए है। मेरी प्रार्थना है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को रिकॉन्साइल कराया जाए, खाते में जमा हुआ कि नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार का यह बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी। आपने पैसा दिया, पैसा कटा, लेकिन वो जमा हुआ कि नहीं, और हुआ तो उनके खाते में आया कि नहीं। खाता नंबर तो इंडिविजुअल होता है। महोदय, मैंने जैसे कि महोदय को अभी बताया कि बजट सेशन के बाद ये रिकंसिलिएशन का प्रोसेस उस ठीक कर रहे हैं, उसको हम लोग कर लेंगे, और जो भी आपकी चिंता है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन बजट सेशन के बाद इसको ठीक टेकअप करेंगे। माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी 145 आ गया जवाब ना? नहीं आया है। माननीय मंत्री 145 का। सभापति महोदय, खंड का वस्तु स्थिति है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के ग्राम बरहारी से प्राथमिक कन्या विद्यालय अवस्थित है। प्रश्नगत विद्यालय में पूर्व से निर्मित कुल 442 फीट लंबाई की चरदीवारी में से 120 फीट लंबाई में चरदीवारी टूटी हुई है और एक गेट भी नहीं है। वर्तमान में 300 से अधिक फीट लंबाई की निर्मित चरदीवारी को ऊंचीकरण करने और 120 फीट तथा चरदीवारी निर्माण करने की और गेट लगाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत विद्यालय में ये सारे काम आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिए जाएंगे, और हम लोगों के पास बजट भी उपलब्ध है। धन्यवाद। ठीक। 148 कुमुद वर्मा हो गया ना? कुछ पूछना है रेखा जी? धन्यवाद दे रही है। अच्छा, थैंक यू। बोलना चाहिए डॉक्टर कुमुद वर्मा। इस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी महिलाओं को उड़ान दिए हैं, इसलिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और महिला तरफ से सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमुद वर्मा जी। सभापति महोदय जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आपने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं पूरे बिहार की महिलाओं से आज आग्रह करती हूँ कि आजादी मिली है और आपको सुरक्षा मिली है और हक भी मिला है, तो हम लोग कम से कम संयम से अपने अधिकार को लेने का कोशिश। महोदय, कि क्या यह सही है कि विभागीय संख्या 15A21/2014 925 दिनांक 13/4/2021 के अंतर्गत गठित चयन समिति के अनुशंसा पर अतिथि प्राध्यापक के रूप में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनको नियुक्ति की गई। महोदय, मैंने एक खंड में कहा है
फंड सेकंड में है कि क्या 1978, 1980, 1986 में व्याख्याताओं की सेवा भिन्न भिन्न पत्रों के माध्यम से उनका सामंजन किया गया है। क्या बिहार सरकार जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको एब्जॉर्ब करना चाहती है उस आधार पर, उस तरह जो अन्य प्रदेशों ने महोदय किया है? क्या यह सही है कि झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ अतिथि सहायक अध्यापक सेवा अस्थायी सेवा करने की नीति बनाई है, जबकि पश्चिम बंगाल अभी बना रही है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब आपके यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक बहाली कर रहे हैं और एक एक अतिथि शिक्षक सारे मापदंड के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई है, और चाहे कॉलेज में हो और स्कूल में हो महोदय, अगर आप जो जिस रफ्तार से भरे जा रहे हैं उस रफ्तार को पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज को भरने में लगभग 9 साल से 10 साल लगेगा। तो महोदय, मेरा आग्रह है कि जो अन्य प्रदेशों ने जो अपने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया है, पैराफर्नेलिया पूरा करके, क्या राज्य सरकार उनको भी करने पर विचार रखती है अन्य प्रदेशों की तरह? बस यही जानना चाहती हूँ। महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों को जिक्र किया, पहले बात तो ये कि 9 से 10 साल नहीं लगेंगे शिक्षकों को नियुक्ति करने में। आपने देखा होगा कि स्कूलों के शिक्षकों में जो नियोजित शिक्षक थे, कितने रफ्तार तेजी से हम लोग उनका कर रहे हैं। 2,50,000 से ज्यादा हो चुका। बीपीएससी के थ्रू 2 लाख हो चुका। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का 42,000 से ज्यादा अभी 9 तारीख को होगा। तो उसी तरह कॉलेजों में रिक्तियों को देखते हुए इन शिक्षकों को का प्रावधान किया गया कि अतिथि शिक्षक रहेंगे, लेकिन वहां भी शिक्षकों की रेगुलर बहाली के लिए यहाँ पर कमीशन है और उसमें से करीब 1500 शिक्षक जो लेक्चरर हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं, शेष किए जा रहे हैं। तो तत्काल इस तरह का, ये बात उनका कहना सही है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे राज्य में तत्काल इस तरह की व्यवस्था हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट में कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं उन्हें सदन की मेज पर रख दे। माननीय शिक्षा मंत्री से एक आग्रह है, कल सवाल उठा था कि बहुत से विश्वविद्यालयों में आपने भेज दिया है, वेतन का पैसा भेज दिया है, 2-3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं भेजा गया है। तो उसमें चूंकि होली का समय है, आज ही उसको हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा कर लेंगे महोदय। आज जब कैंसर से और कई तरह कैंसर से पीड़ित महिलाएं जो है वहां धरना पर बैठी है आरा में, और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये बहुत गंभीर विषय है। आज महिला दिवस के रूप में हम कहना चाहते हैं कि महोदय वहां आरा में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला, अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। देखिए, जो तो महोदय यूनिवर्सिटी को हम लोग डायरेक्ट पैसा देते हैं वो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो अगर उसमें जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। जहां तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे भेज पहले होली की छुट्टी के पहले महोदय उसका पेमेंट करवा दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है, और ये मैं विश्वविद्यालय में कहीं पेंशन और उसके वेतन भुगतान कहीं नहीं हुए। 4 महीना से 3 महीना से अनुदान भी नहीं किया महोदय। 3 में चिरे इस बात पर अब शून्यकाल से पेंशन नहीं किया। कुमुद वर्मा जी, कुमुद वर्मा जी, निजी जानकारी के अनुसार गया जिला मतलब टोला सेवक का पैसा बढ़ाया सरकार विभाग के जरिए, ये सवाल आया हुआ है महोदय। इसमें मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 दिन के बदले वो लोग 30 दिन काम करते हैं तो 30 दिन का भत्ता दिया जाए, और टोला सेवक और तालमी मरकज को संचालित करने वाले लोग हैं जिनको आप मतलब टोला सेवक का पैसा बढ़ाया सरकार ने, मगर इनको संचालित करने वाले जो हैं अक्षर आंचल योजना के तहत इनका पैसा आपने नहीं बढ़ाया है, तो इनका भी पैसा बढ़ाया जाए।
और बस मैं आपने कहा कि 8 मार्च के अवसर पर आप लोग जो मांगिएगा वो मिलेगा, तो मैं एक मांग करना चाहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी, मैं इस सदन से ये कहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए, क्योंकि महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है महोदय, और वो 100 साल 125 साल पहले श्रमिक महिलाओं ने इस आंदोलन की महिला शुरुआत दिवस कल है, कल छुट्टी है। नहीं, वो तो कल छुट्टी सदन की है, मगर ऑफिसेज में छुट्टी नहीं है, तो इसलिए। और इस अवसर पर जिस तरह से हमारे गृह जिला में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भी इस सदन से मैं मांग करती हूँ कि बहुत बर्बर घटना कल हुई है और कील ठोकी गई है, 9 कील उसके पैर में है, तो ये बहुत ही बर्बर और दर्दनाक घटना है। 5 साल की बच्चियों के साथ घटना हो रही है। तो मैं फिर मांग करूंगी कि इस सवाल पर 8 मार्च के अवसर पर डीएम और एसपी मास 20 कार्य दिवस तथा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के द्वारा संचालित महिला साक्षरता केंद्र और बच्चों के कोचिंग सेंटर का अनुश्रवण किया जाता है। तो और साथ ही ये भी हम कहना चाहेंगे महोदय कि माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार संवेदनशील है, और आपने देखा होगा कि तालीमी मरकज का, शिक्षा सेवक का और टोला सेवक का, उनका जो मानदेय था उसको दुगना किया गया। और जहां तक ये प्रश्न है, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसमें, क्योंकि बजट के अनुसार ही हम लोग कोई निर्णय लेते हैं, ताकि इसकी हम लोग पुनः समीक्षा, जैसे कि सदस्य ने कहा, माननीय सदस्य ने, उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन तत्काल ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार 12 नंबर।